यह वो एक खूबसूरत सा चेहरा है जो कि एक समय में इसके आसपास के और स्कूल के हर एक लड़के को दीवाना कर देता था। लेकिन इसकी यही मासूमियत, यही खूबसूरती इसके लिए कब नर्क का दरवाज़ा खोल देती है, इस बेचारी को भी पता नहीं चला। और जब आप इसके साथ हुए उस हैवानियत को जानेंगे जो कि इसके एक वन साइड लवर ने अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर के पूरे 40 दिनों तक किए। इसके साथ घटी घटना इतनी भयानक है कि इसके दर्द को बयान करने के लिए शब्द कम पड़ जाएं। अब आगे बढ़ने से पहले गाइस, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं किसी भी तरीके के रियल घटना वाली फ़ोटो और वीडियो नहीं दिखा सकता, और ना ही मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप खुद से जाकर सर्च करें। और हाँ गाइस, अगर आपका दिल विल कमज़ोर हो तो इस घटना को पूरा सुनने के लिए अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो यह दर्दनाक कहानी शुरू होती है सन 1988 से, जब जुको फ्रूटा नाम की लड़की अभी अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। जुको फ्रूटा के पीछे ना जाने कितने सारे लड़के पीछे पड़े थे। उन्हीं में से एक का नाम था हिरोशी। हिरोशी एक आम नाबालिग लड़का नहीं था, बल्कि उसके ऊपर ना जाने कितने ही क्राइम के आरोप थे। लेकिन वह नाबालिग था, इसके चलते पुलिस उसे छोड़ दिया करती थी। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि मियानो याकुजा गैंग का मेंबर था, जो कि उस समय में याकुजा गैंग बहुत ही क्रूर गैंग माना जाता था। और इसलिए मियानो हिरोशी के अंदर वो सब कर जाने तक की हिम्मत थी, नाबालिग होते हुए भी, जिसके बारे में हम और आप करना तो छोड़ दो, उसके बारे में कल्पना तक नहीं करते। 25 नवंबर 1988 को तकरीबन शाम का वक्त हो रहा था, जहां पे जुको फ्रूटा अपने घर की ओर लौट रही होती है कि रास्ते में एक मोटर चालक उसे हल्की सी टक्कर मार के नीचे गिरा देता है और उसे फिर परेशान करने लग जाता है। कि इसी बीच मियानो हिरोशी एक हीरो की तरह एंट्री लेता है और उसे देखते ही वह मोटर चालक वहां से धूम दबा के भाग जाता है, क्योंकि यह सब पहले से ही प्री प्लान होता है। क्योंकि मियानो ने जब जुको फ्रूटा को रास्ते से गुजरते हुए देखा तो उसने अपने नोबुहारा फ्रेंड को कहा कि तुम अपने इस बाइक से जाओ और उसे हल्की सी टक्कर मारना और उसे परेशान करना, ताकि मैं एक हीरो की तरह एंट्री ले सकूं। उसके बाद मियानो ने जुको फ्रूटा को घर तक छोड़ने का ऑफर दिया और कहा कि तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, हो सकता है कि रास्ते में वह तुम्हें दोबारा तंग करें। अब मियानो ठहरा जुको फ्रूटा का क्लासमेट, और यहाँ पर जो उसने किया था उससे भी उसका और ट्रस्ट बढ़ गया, और इसलिए जुको फ्रूटा बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल देती है। और अब यहीं से वो पूरा गेम शुरू हो जाता है। मियानो सबसे पहले जुको फ्रूटा को एक खाली गोडाउन में लेकर के जाता है। वहां ले जाने के बाद सबसे पहले वो खुद की सच्चाई बताता है। यह सब कुछ प्री प्लान है और हम दोनों एक याकुजा गैंग के मेंबर हैं, और अगर तुमने यहाँ पे शोर शराबा किया और मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें यहीं पे जान से मार दूंगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद बेचारी जुको फ्रूटा बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ऑलरेडी रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। अब बेचारी बेबस हो चुकी थी, और उसी डर का फ़ायदा उठा करके उस मियानो ने उसके साथ कर्मकांड किया। बेचारी बेबस रही और कुछ ना कर पाई। लेकिन यहाँ पर ये कहानी ख़त्म नहीं होती है गाइस, ये कहानी तो यहाँ से शुरू होती है, जिसके बाद मियानो जुको फ्रूटा को एक टैक्सी के माध्यम से लेकर होटल में जाता है। होटल में ले जाने के बाद सबसे पहले उसकी कर्मकांड को वहाँ पर भी दोहराता है, और जब उसका थोड़ा मन भर जाता है तो सबसे पहले नोबुहारा उस फ्रेंड को कॉल करता है जिसने की टक्कर मारी थी, और उसे कॉल करके सारी बात बताता है, जैसे कि उसने कोई बहुत बड़ा बहादुरी का काम कर लिया हो। और यह सारी बातें सुनने के बाद नोबुहारा और उसके साथ मौजूद 2 लड़के जो अगुरा और यासुशी यह कहते हैं कि तुम उसे अभी छोड़ना मत, हम भी आ रहे हैं। और इधर मियानो चालाकी से जुको फ्रूटा के नोटबुक से उसका घर का एड्रेस निकाल लेता है और उसे धमकी देना शुरू कर देता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या फिर यहाँ से भागने की कोशिश की
तो मैं तुम्हारे घर का एड्रेस पता, हमारे गैंग के लीडर, गैंग के मेंबर तुम्हारे घर वालों को जान से मार देंगे। और ये बातें सुनने के बाद जुकू फ्रूटा और भी ज़्यादा बेबस हो जाती है। वो चाहकर भी भागने की कोशिश तक नहीं कर पाई। कुछ टाइम बाद उसके चारों दोस्त आ जाते हैं और जुकू फ्रूटा को अपने दोस्त के यानी कि नोबुहारू के घर उस लड़की को लेकर जाते हैं। दरअसल नोबुहारू के जो माता पिता होते हैं वो घर पे बहुत कम ही रहा करते थे। कामकाज के सिलसिले से ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। कभी कभी उनका घर पे आना जाना होता था। और जब अगली सुबह जुकू फ्रूटा अपने घर नहीं पहुंचती है तो उसके पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं कि मेरी बेटी जुकू फ्रूटा लापता हो चुकी है। और जैसे ही यह खबर मियानो और उसके बाकी 3 दोस्तों को पता चलती है तो वो जुकू फ्रूटा को डरा धमका करके घर पे कॉल लगवा कर ये कहलवा देते हैं कि मैं अपने फ्रेंड के यहाँ आई हूँ और आपको बताना भूल गई थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही सलामत हूँ। तो आप जितना जल्दी हो सके आप थाने से मेरे लापता होने की रिपोर्ट वापस ले लें। अब ये बातें सुनने के बाद उनके पेरेंट्स को भी तसल्ली हो गई थी कि हाँ मेरी बेटी बिल्कुल सही है और वो बिना देरी के रिपोर्ट वापस ले लेते हैं। और इधर मियानो और उसके बाकी के 3 दोस्त मिलकर के जुकू फ्रूटा के साथ जो मन में आया वो करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप जो सोच नहीं सकते वो करना शुरू कर देते हैं। और नोबुहारू का एक घर ना रहकर एक बल्कि अयाशी वाला अड्डा बनकर रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर अब उसके गैंग के मेंबर भी आना जाना शुरू कर देते हैं। नोबुहारा उस लड़की को अच्छे से समझा देता है कि जब मेरे माता पिता घर पे आएं तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करना। जुकू फ्रूटा पहले से ही बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसे जैसा कहा जा रहा था वो वैसा करती चली जा रही थी। अब सब कुछ खुलेआम होने लगा था, क्योंकि उनके माता पिता को भी डर था कि अगर हमने कुछ कहा तो हमारा बेटा हमारे प्रति कब हिंसक हो जाए, हम खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन्हीं 7 दिनों के अंदर ही जुकू फ्रूटा के साथ तकरीबन 100 टाइम्स अननेचुरल तरीके से उसके साथ वो सब कुछ किया जा चुका था। और इतना ही नहीं, उसे ना तो ढंग से खाना पीना दिया जाता बल्कि इसके उल्टे उसे ज़बरदस्ती खूब सारी दारू पिलाई जाती और उसे हर समय बिना कपड़ों के रखा जाता था ताकि जब जिसके मन में जो आए वो उसके साथ कर सके। और आप सोच भी नहीं सकते कि उसे कितना दर्द हुआ होगा। उसका दर्द सिर्फ वो ही जानती है। और जब वो दर्द के कारण चीखती चिल्लाती तो उसे वो लोग बेल्ट से मारा पीटा करते थे। फिर एक दिन जुकू फ्रूटा के हाथ एक लैंडलाइन लग जाता है और वो पुलिस को कॉल कर लेती है और भाग्य से पुलिस कॉल को उठा भी लेती है। लेकिन दुर्भाग्य था कि उसी वक्त गैंग के लोग उसे देख लेते हैं और जल्दी से कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। फिर पुलिस वाले कॉल बैक भी करते हैं, लेकिन उसकी गैंग के लोग कॉल को उठाकर कहते हैं आई एम सॉरी, कॉल गलती से लग गया था। और फिर पुलिस वाले कॉल कट कर देते हैं। लेकिन पुलिस वालों को शक होने लगता है कि जरूर इसके घर पर कुछ गड़बड़ है और पुलिस वाले कॉल ट्रैकिंग के जरिए उसके घर के एड्रेस तक पहुंच जाते हैं। और इतने में उनके माता पिता बाहर आते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, ना यहाँ पर कुछ गलत काम हो रहा है। और पुलिस वालों को ऐसी बातें बोलकर वो वापस भेज देते हैं। और यहीं पे पुलिस वालों की सबसे बड़ी गलती हो गई थी कि वो उसके घर की बिना तलाशी लिए ही वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर पुलिस वाले उसके घर की तलाशी लेते तो शायद आगे की कहानी कुछ और होती। ऐसा नहीं हुआ। फिर इसी तरीके से दिन बीतते गए और बेचारी जुकू फ्रूटा टॉर्चर सहती गई। एक दिन में ना जाने कितने शख्स आया जाया करते और वो भी अननेचुरल तरीके से उसके साथ संबंध बनाया करते और उसे उसी हालात में छोड़ दिया करते। और उसके बाद एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जुकू फ्रूटा के हाथ को उसके ऊपर बांध दिया गया और बिना कपड़ों के लटका दिया गया और उसके बाद उसके बदन को पंचिंग बैग की तरह हिट करा गया,
बहुत सारी मुक्कियां मारी गईं, जिसके बाद उसकी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि वो अब मुंह से सांस लेने को मजबूर हो गई थी। और जब चारों ये सब करके थक जाया करते थे तो अपनी थकान मिटाने के लिए सिगरेट पीना शुरू करते, और जब सिगरेट आखिरी में बच जाया करती थी तो आखिरी में जलती हुई सिगरेट को बुझाया करते थे उसके बदन से। और अब बात इस हद तक पहुंच जाती है जहां की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार उन्होंने हैवानियत की हद पार कर दी थी। लोहे की रॉड, प्लास्टिक के सामान, यहाँ तक कि जलती हुई गर्म बल्ब को भी उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह सब करने के बाद उन चारों हैवान को थोड़ी दया आ गई हो और उस बेचारी को छोड़ दिया हो, बल्कि ये सब 40 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। और इसी की वजह से अब उसके प्राइवेट पार्ट और इंटरनल ऑर्गन्स इतने ज़्यादा डैमेज हो चुके थे कि वो अब अपनी यूरिन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। यहाँ तक कि उसका डाइजेस्टिंग सिस्टम भी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था। जब भी वो कुछ खाना पीना खाती थी तो तुरंत उल्टी कर देती थी। इसी उल्टी करने की वजह से उसे खूब मारा पीटा जाता था। अब इतनी मारपीट और लंबे समय से टॉर्चर सहने के बाद जिंकू फ्रूटा के बदन पे अब कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहाँ पे कोई जख्म ना हो, और वही जख्म अब नासूर का रूप ले चुके थे। उसे अब थोड़ी थोड़ी गंध आनी शुरू हो गई थी, और इसी वजह से उन लड़कों का जिंकू फ्रूटा से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था। लेकिन हैवानियत अब भी उनके अंदर जिंदा थी। उसे निकालने के लिए कोई और भी तो चाहिए था ना। इसलिए 27 नवंबर 1988 को उन्होंने राह चलती एक 19 साल की लड़की को अगवा किया और होटल ले जाकर उसके साथ भी दुष्कर्म किया। हालांकि उसे छोड़ दिया था, और अब इसी तरीके से एक हफ्ता और बीत जाता है, यानी कि नया साल शुरू होता है। 1988 से अब शुरू हो गया 1989। 4 जनवरी का दिन होता है, जहां पे मियानो एक गेम के अंदर बहुत सारा पैसा हार गया था, जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आग बबूला होता है और अपने गुस्से को शांत करने के लिए चला जाता है जिंकू फ्रूटा के पास, और जिंकू फ्रूटा के साथ फिर से वही सारे टॉर्चर को दोहराता है। लेकिन अफसोस, इस बार बेचारे जिंकू फ्रूटा उस टॉर्चर को सहन ना कर पाई और रात के समय ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद उन चारों ने मिलकर के इसको ठिकाने लगा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि आखिरकार फिर ये चारों लड़के पकड़े कैसे गए। तो पकड़े जाने की वजह वो लड़की बनती है। जब इनका जुकू से इंटरेस्ट ख़त्म हुआ था तो इन्होंने 19 साल की लड़की को पकड़ लिया था 27 दिसंबर 1988 को, और उसे वो सब करके छोड़ दिया था। और उसी के आरोप में मियानो और अगुरा को पकड़ लिया गया था। पूछताछ करी गई, जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी छोटे मोटे क्राइम के आरोप थे, इसलिए इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी रखा गया। तकरीबन ऐसे ही 2-3 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन एक बार उसके घर पे इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उसके घर पे कुछ अंडरगारमेंट्स मिलते हैं लड़कियों के, जिससे कि पुलिस वालों को काफ़ी ज़्यादा शक हो जाता है, और इसलिए फिर दोनों को पकड़ करके दोनों को अलग अलग बिठा करके पूछताछ करी जाती है। पुलिस वाले यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं और सीधे तौर पे मियानो से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुमने एक मर्डर किया है। अब ये बात सुनते ही मियानो घबरा जाता है। उसे एक बार को तो लगा कि शायद जो अगोरा ने उधर बैठे हुए सारी सच्चाई बता दी है, इसलिए अब उसने सोचा कि सच्चाई छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे भी बता देना चाहिए। और फिर वो पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता देता है और चारों लड़के फंस जाते हैं। लेकिन पुलिस की तरफ से इनके नाम को रिवील करने से मना किया गया था, क्योंकि ये नाबालिग थे। लेकिन सभी पत्रकारों में से एक पत्रकार ने हिम्मत दिखाई और उसके नामों को फ्रंट पेज पर ही छाप दिया था, यह लिखते हुए इन्होंने जो हैवानियत दिखाई है, इसके पास अब कोई ह्यूमन राइट्स नहीं बचे हैं कि हम इनके नाम को रिवील ना करें। लेकिन सच्चाई तो गाइस यह है कि ये जितने भी हैवान थे, ये सभी अपनी अपनी सज़ा को पूरी करके कब से इस दुनिया में खुलेआम घूम रहे होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि वो नाबालिग हों चाहे बालिग, ऐसे लोगों को जीने का अधिकार तो है ही नहीं। वैसे आप क्या कहना चाहते हैं, इसके ऊपर अपने महत्वपूर्ण राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।